हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिनाका। काफ़ी टाइम के गैप के बाद हम एक बार फिर से क्लासेस को रिस्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम पॉलिटी को फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है होगा इंडियन हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ये कह सकते हैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अब जो है देखिए एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम आप लोगों का जो है फालतू टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। फाउंडेशन से करेंगे, कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर करना हमारा मकसद होगा, लेकिन कंटेंट को एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे और एकदम समराइज्ड वे में करेंगे। एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। जहाँ डिटेल की ज़रूरत होगी वहाँ डिटेल भी दिया जाएगा, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर रहेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना सारा टाइम एक सब्जेक्ट को दे दें। हमारा अल्टीमेट टारगेट आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करवाना है और इसका प्रिपरेशन एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट पर अननेसेसरी फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपका वेटेज जो है लिमिटेड है, मतलब वेटेज जी लिमिटेड भी है और एकदम क्लियर भी है, तो उस हिसाब से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी डेप्थ में जाके किसी सब्जेक्ट का जो है बाकी सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, माइंड पे अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं डालना है। ठीक है, चलिए अब हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का 1950 में आया 26 जन, लेकिन ये अचानक से तो आया नहीं, इसके पीछे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। ब्रिटिश पीरियड में जो है बहुत सारे एक्ट और रिफॉर्म के वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिप्रेजेंटेशन और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन डेवलप होने स्टार्ट हुए। इन्हीं डेवलपमेंट ने जो है इवेंचुअली अभी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फाउंडेशन प्रिपेयर किया, और अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी आप देख ही रहे हैं कि डेवलप होती जा रहा है। 101 अमेंडमेंट एक्ट, 102 अमेंडमेंट एक्ट, 93rd अमेंडमेंट एक्ट, 23rd अमेंडमेंट एक्ट, वो सारा जो है अभी के समय के हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डेवलप ही किया जा रहा है अमेंडमेंट की सुधार के थ्रू। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रिटिश इंडिया में जो है 1600 में आए, एक्चुअली 1600 में आए नहीं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी, वो आए 1608 में, और जो है 1785 में जो है उनको जो है दीवानी अधिकार मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। 1765 यानी जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, अब जो है सिपाही म्यूटिनी 1857 जो हुआ, सिपाही विद्रोह, जिसे तो भारत की आज़ादी की दिशा में जो है पहला सैन्य संग्राम कहा जाता है। ठीक है, पहला संग्राम कहा जाता है। उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश की जो सरकार है राजतंत्र ब्रिटेन में, उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ठीक है, हमारा जो है संविधान जो है फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए हम जो है संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको दो भाग में बांट लेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को। एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब कंट्रोल में थी तो उसे कंपनी रूल में कहते हैं 1773 से 1857 तक। फिर 1858 में जब ब्रिटिश राजतंत्र ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया तो उसके बाद से। तो इस वीडियो में जो है कोशिश करूँगा 15 से 16 मिनट का हो, उसमें बस जो है कंपनी रूल तक हम लोग करेंगे। अब देखिए पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इससे जो है सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की दिशा में जो है पहला कदम माना जाता है। ठीक है, देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को नियंत्रित करने की ब्रिटिश सरकार की पहली पहल। ठीक है, अब पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल को जो है पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। गवर्नर जनरल नाम देने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि नाम दिया गया, गवर्नर जनरल दिया गया यानी जो है 3 प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी बची यानी मद्रास और बॉम्बे, उसके गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो इसी वजह से जो है गवर्नर जनरल इनको नाम दिया गया, यानी कि गवर्नर के बीच में जो है सुपीरियर। ठीक है, और इससे पहले जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति बनाई। तो ये फैक्चुअल सवाल है, स्टैटिक है नंबर यानी 4, इसे याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बताया है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान 1774 में 1774। तो इसमें क्या था, 1 चीफ जस्टिस होगा और 3 जो है
अन्य जज सुप्रीम कोर्ट में 1+3, ठीक है, याद रखेंगे। अब जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया, ठीक है। अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसको राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों का रिपोर्ट देने के लिए जो है बाध्य करके नियंत्रण मजबूत किया, ठीक है। Strengthened British government's control by requiring the court of directors to report on revenue, civil and military affairs. ओके, चलिए अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में। उसमें जो है समय के साथ साथ कुछ डिफिकल्टी महसूस होने लगी होगी, जैसे अभी के संविधान में भी जो है संविधान के निर्माण के बाद से धीरे धीरे सुधार की संभावनाएं लगी, ज़रूरत लगी। तो उसी तरह जो है जब रेगुलेटिंग एक्ट में ज़रूरत लगी सुधार की, तो उसमें जो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 यानी जो है 1781 का संशोधन अधिनियम बनाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या किए, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। अब गवर्नर जनरल और परिषद को आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त, यानी कि आपने अगर ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ काम किया है तो उसके लिए आपको सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी आप मान सकते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग कर दिया गया। किसके? तो गवर्नर जनरल और जो है उनके काउंसिल के। अब राजस्व संबंधी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर, जितने भी लोग रह रहे हैं, और जो है व्यक्तिगत कानून के आधार पे होगा, यानी कि अगर हिंदू है तो उस पर कार्रवाई हिंदू लॉ के हिसाब से होगी, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगी, ठीक है। अब जो देखिए अपील जो है प्रांतीय न्यायालय यानी प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील किया जाएगा वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल में लेते जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जा सकती है। empowered the governor general in council to frame regulation for the provincial courts and councils, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। किसने दिया? तो जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, एक्चुअली मैं इतना प्रोफेशनल हूँ नहीं तो मैं थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, वो विद इन टाइम ठीक होने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देखिए कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वाणिज्यिक मामले और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार की व्यवस्था। अब देखिए थोड़ा आप लोगों को ट्रिक दिया जा सकता है। देखिए आप हमेशा देखेंगे किसी भी कंपनी में जो है डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक मामलों के लिए है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में ब्रिटिश संपत्तियों के नागरिक और सैन्य सरकार या राजस्व के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण और निर्देशन करने का अधिकार दिया। Empower the board of control to supervise and direct all operation of the civil and military government or revenue of the British possession in India। पहली बार कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को जो है भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, ठीक। अब ब्रिटिश सरकार को जो है कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1786। देखिए 1786 वाला और 1981 वाला कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। एक्चुअली ये सब बहुत छोटा चीज़ है तो लोगों को इम्पोर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन जब आपको ये मार्क्स दे के चले जाएंगे एक छोटा सा क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट लगने लगता है वहाँ पे। अगर हमारे 1-2 मिनट देने से जो है हमें मार्क्स मिल रहे हैं और जो हमें बाकी लोगों से अलग रख रहे हैं तो देखा जा सकता है। चलिए इसमें है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, 1786 में। विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को जो ओवरराइड करने की शक्ति दी गई, यानी जो काउंसिल का डिसीजन है उसको ओवरराइड किया नहीं, उसके जो है डिसीजन के विरोध में जो है आप अपना फैसला ले सकते हैं, ये है इसका मूल। उन्हें कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। अब देखिए चार्टर्ड एक्ट 1793, ठीक है। अब देखिए आपका 1773 का जो था उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया और 1793 को चार्टर्ड एक्ट क्यों कहा गया, ये सारा का जो है डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन अभी नहीं, आराम से ये भी क्लासेस हो जाएंगी, एक मतलब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे उसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 में क्या क्या हुआ, जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई ओवरराइडिंग शक्ति जो एक्ट ऑफ 1786 से दी गई थी,
उसको भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ाई। मतलब इसको जो है ना सुपीरियर दिखाने के लिए ये दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल है तो अभी का आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो उसे ये दिखाने के लिए दिया गया कि जो है कि आप जो है बेस्ट है, मतलब सर्वोच्च है, सुप्रीम है, आप अपने जो है नीचे किसी के फैसले पे डिपेंडेंट नहीं है। ये मेंटल एक तरह से है। अब देखिए, गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की सरकार पर अधिक शक्ति और नियंत्रण दिया गया। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, यानी 1813 तक। कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक विशेष रूप से नियुक्त न किया जाए, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारी अब भारतीय राजस्व से वेतन पाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो है ड्रेन थ्योरी, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उसको यहाँ से आप स्टार्ट मान सकते हैं एक तरह से, ठीक। अब देखिए क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट, यानी 1793 के 20 साल बाद भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, सिर्फ चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर। यानी चाय पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा, और जो है चीनी यानी चाइना में ट्रेड सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित की, ठीक है। ईसाई मिशनरियों को भारत में ज्ञान देने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी गई। एक्चुअली ज्ञान देने के मतलब ये दुनिया को दिखा रहे थे, और खास करके इंडिया को, कि जो है कि तुम लोग अंधकार में जी रहे हो, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम वेस्ट से आए हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। तो एक्चुअली था नहीं। हमारा देश जो है एंशियंट टाइम से ही जो है वो सर्वोच्च था, तब भी था जब अंग्रेज आए थे, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो ये चीज़ों को किस तरह से दिखाते हैं, बस ये है मेंटल मैनिपुलेशन, इसको कर सकते हैं हम लोग। जो तो इन बातों में नहीं आना, अभी भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली रही है, तो उन सब पे हमें ध्यान भी नहीं देना है। हमें बस एक ही चीज़ मानना है, हमारा देश सर्वोच्च था, है और हमेशा रहेगा। और आप अभी जाएंगे उन जॉब के थ्रू, तो आप उसे और आगे ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासी के लिए जो है पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया। 1 लाख उस टाइम दिया था प्रसार के लिए। क्या एक तरह से आप इसको प्रोपेगेंडा थ्योरी भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब देखिए, भारत में स्थानीय सरकार को जो है व्यक्तियों पर कर लगाने और न चुकाने पर दंडित करने का अधिकार दिया गया, इसके थ्रू तो चार्टर्ड एक्ट 1813। चलिए अब आगे आते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम। पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। आगे देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और सभी नागरिकों को सैन्य शक्तियां निहित कर दी, ठीक है। मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, ठीक है। अब देखिए, ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब देखिए, पहली बार भारत सरकार का निर्माण हुआ, जिसका अधिकार ब्रिटिश भारत के पूरे क्षेत्र पर था, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियां छीन ली गई। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एकमात्र विधायी शक्ति दी गई। यानी कह सकते हैं सीधा सेंट्रलाइजेशन को जो है कंप्लीटली कर दिया गया। अब है कि पिछले अधिनियमों के तहत बने कानून रेगुलेशन कहलाते थे, और जो है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बाद आपका जो है जो एक्ट हुआ, या फिर इसके अंदर जो भी कानून बने उसको एक्ट कहा गया। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब वह शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, और जो है टेरिटरी हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। तो उसका जो भी था संपत्ति, उसको जो है इसके अधिकार में रखा गया हिज मैजेस्टी, यानी ब्रिटेन के महाराज महारानी, यानी सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया। अब देखिए, सिविल सेवकों के चयन के लिए जो है खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया, और कहा गया कि भारतीयों को किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत को पहले जो है अपर लेवल पे जाने के लिए जो है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, या रेस्ट्रिक्टेड था जो है कि वो ऑफिशियल रहे, लेकिन ऑफिसर बन के कोई डिसीजन मेकिंग में जो है प्रभाव नहीं डालें। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको नकार दिया, यानी जो है आपका जो है चार्टर एक्ट 1833, इससे सिविल सर्विस को जो इंडियन के लिए भी ओपन करने का प्रयास किया गया, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये कब होगा? तो जो है चार्टर्ड एक्ट 1853 में होगा।
जो कि हमारा चार्टर्ड एक्ट में लास्ट हुई है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अब हम करेंगे चार्टर्ड एक्ट में लास्ट, यानी चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। और हमारा आज का वीडियो अभी यहीं तक रहेगा। क्राउन रूल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को जितना छोटा रख पाए मेरे लिए वो उतना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इफेक्टिव रहेगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, बहुत कम टाइम देना पड़ा, बस में है, रास्ते में है, आपको कहीं भी देख लिए, इससे बस आपका जो है कंटेंट मजबूत हो जाए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए चार्टर्ड एक्ट 1853, इसको हम लोग देखते हैं। पहली बार गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया, सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द डीजी ऑफ काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, अब देखिए 6 नए विधायी काउंसिलर जोड़े। ठीक है, उसके बाद जो है इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे क्या कहा गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में क्या गया, भारतीय केंद्रीय विधायी परिषद। ठीक, अब यह विधायी विंग जो है मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करता था। पहली बार कानून निर्माण को सरकार का विशेष कार्य माना गया, लॉ मेकिंग को। ठीक है, लेजिस्लेशन वाज ट्रीटेड एज द स्पेशल फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई। कोविनेंटेड सिविल सर्विस जो है भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। 1854 में मैकाले समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, अब देखिए कंपनी के शासन को बढ़ाया और ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पर भारतीय क्षेत्रों का कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कोई निश्चित अवधि नहीं बताई। एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। एक्चुअली देखिए कंटेंट जो भी था मेरे पास वो इंग्लिश में ही था, तो उसे मैंने बस जो है AI के थ्रू ट्रांसलेट कराया, तो इसलिए हिंदी ट्रांसलेशन इसका थोड़ा वीक हो सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग माइंड नहीं करेंगे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ हिंदी में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 4 of the 6 new members were appointed by the local government of Madras, Mumbai, बंगाल एंड आगरा। यहाँ पे जो है ना 6 नया जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो है ऐड किया गया, उसमें से 4 जो है लोकल जो है भारत का क्षेत्र, इसमें क्या आपका 3 तो प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे 3 हो गया, और एक जो है आगरा के स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, आगरा एक याद रखना पड़ेगा आपको, ये सब फैक्चुअल है, माइंड में रखें। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, अपना ध्यान रखें और जो है आगे पिनाका में आप जुड़े रहें और जो कमेंट करके बताएं कैसा लगा और इसे थोड़ा फैलाने का काम करें एकदम ज़रूरतमंद लोगों में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।